Alright class, in this video we are going to discuss, it's your Feb March 2023 of your additional mathematics. ये IGCSE का है, but IGCSE और GC दोनों का पेपर सेम ही होता है. So it's quite important for year 2023 May June. So let's start. It says find the exact values of k such that the straight line y equals to 1 minus k minus x is tangent to the curve y equals to kx square plus x plus 2k. अब यहाँ पर टेंजेंट का वर्ड आ गया तो उसका मतलब है कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 और उससे पहले हमें इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास दोनों साइड पर y है तो हम दोनों y को इक्वेट कर लेंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस के माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2k. सिंप्लीफाई करते हैं तो के एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, x यहाँ पर है और एक x हमारा माइनस एक्स वहाँ जाएगा तो इट विल बी प्लस एक्स प्लस 2k अपनी जगह रहेगा. ये माइनस के राइट पर आएगा दैट विल बी प्लस के और प्लस 1 आएगा तो दैट विल बी -1. सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद इट विल बी के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2x एंड 2k प्लस के इट्स 3k -1. वी गॉट द असाइंड वैल्यूज़ फॉर a इज़ k, B is 2 and C is 3k minus 1. कंडीशन अप्लाई करेंगे इसकी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. वैल्यू प्लेस करते हैं b इज़ वॉट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a इज़ वॉट k एंड c इज़ वॉट 3k minus 1 इज इक्वल्स टू 0. 4 minus 4 3s are 12 k square minus minus plus and it's 4k is equals to 0. सबके साइन चेंज कर देते हैं. इट विल बी 12k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. 4 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे सो k स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू 3 1s are 3. मिडिल टर्म तो नहीं होगी यहाँ पर तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी माइनस विल बी इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू माइनस बी. तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इज 3 एंड c इज -1 डिवाइडेड बाय 2a. फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus minus plus 4 3s are 12 divided by 2 3s are 6 and you will get 1 plus minus root 13 divided by 6 is equals to k. The question says you need to give your answer exact values of k. That means there is no need to simplify your answer further और आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे. That will be the value for k. Next one. A curve has equation y equals to 5 minus x times x plus 2 whole square. Find the x coordinate of the stationary point on the curve. यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है स्टेशनरी पॉइंट. दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x here. So y is equals to 5 minus x times x plus 2 whole square. अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको डेरिवेट करें या आप u इंटू भी कर लें. तो आई प्रेफर कि मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे u इंटू भी लगाना ही नहीं पड़ेगा. जब आपने मल्टीप्लाई किया दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 2s are 4x प्लस 4 और अब मैं सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लूँगा. सो दैट विल बी 5x स्क्वायर प्लस 5 4s are 20x प्लस 5 4s are 20 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x. और अब मैं सिंपल लाइक टर्म को सॉल्व कर लूँगा. सो दैट विल बी 5x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओनली एक्स स्क्वायर plus 20x and minus 4x. 20 minus 4 it's 16x plus 20 and minus x cube. ये मेरे पास y आ जाएगा. Now I can derivate the function. So dy over dx is equals to 2x plus 16. ये तो 0 रहेगा constant and x cube is 3x square, right? According to the condition stationary point के लिए आपका dy by dx 0 होता है तो आपने इसको 0 से इक्वेट करना है. So 0 is equals to 2x
plus 16 minus 3x square. I need to flip all the signs, so that will be 3x square minus 2x minus 16 equals to 0. Middle term break देखें, 16 3s are 48 and 8 6 are 48, so that will be 3x square minus 8x plus 6x minus 16 equals to 0. कॉमन तो सिर्फ x आ रहा है, इट इज़ 3x minus 8, यहाँ कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, दैट विल बी 3x minus 8 एज वेल. 3x minus 8 आप कॉमन ले लेंगे अब, तो जब आपका ये कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट ओवर क्या बचेगा आपका, सिंपल x plus 2 is equals to 0. Simplify them and you will get x is equals to 8 over 3 and you will get x is equals to minus 2. These are the x coordinate of the stationary point और ये आपका आंसर है. Moving towards the next one. On the axis below, sketch the graph of y equals to 5 minus x and x plus 2 whole square. State the coordinates of the point where the curve meets the axis. All right. सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये वही इक्वेशन है जो मुझे दी हुई है. यस, ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो मुझे दी है. तो मुझे इसका टर्निंग पॉइंट पता है. इसके दो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे मेरे पास एक x जब 8/3 होगा तब इसका टर्निंग पॉइंट आएगा, और जब x एक -2 होगा तब इसका टर्निंग पॉइंट आएगा. ये बात मुझे पता है, ठीक है. अब पहली चीज़ हम निकालते हैं इंटरसेप्ट्स. लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह 0 प्लेस करोगे, अगर आप x की जगह 0 प्लेस करोगे तो y का आंसर क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग. ये आएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स 5 हो जाएगा, और 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 20. तो यू गॉट योर फर्स्ट इंटरसेप्ट पॉइंट दैट इज़ 20. ये आ जाएगा आपके पास इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर y को 0 प्लेस करूँ, अब मैं कह रहा हूँ भाई मैं y को 0 प्लेस कर रहा हूँ. अगर मैंने y को 0 प्लेस किया, इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन होगी 0 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर. ऐसे ही है. तो इसका मतलब ये होगा कि एक x का आंसर आएगा 5 और एक x का आंसर आएगा आपका -2. अब इन दो को भी पॉइंट को मार्क करते हैं. तो एक पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 5, सो लेट्स से मैं कहता हूँ 5 मेरे पास इधर आ रहा है, ठीक है, ये 5 आ रहा है, और एक आ रहा है मेरे पास -2, ये आ जाएगा मेरे पास -2. ये दो पॉइंट्स आ गए. अच्छा नहीं, ये जो ग्राफ है आपका, ये बन रहा है आपका क्यूबिक ग्राफ, ठीक है. और यहाँ पर जो x क्यूब का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी अ नेगेटिव x क्यूब. जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसको, दैट विल बी अ नेगेटिव x क्यूब. जब आपके पास x क्यूब नेगेटिव होता है तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा. आपका ग्राफ राइट से शुरू होगा और लेफ्ट पे जाके एंड कर रहा होगा. ऐसा बिहेवियर होता है आपके ग्राफ का जब ये आपके पास x की कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ठीक है. तो आपके पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं. अच्छा, इसके अलावा मेरे पास पॉइंट्स कौन से हैं, इसके अलावा मेरे पास टर्निंग पॉइंट्स हैं. वो मुझे पता है कि जब x -2 होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब एक टर्निंग पॉइंट मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है. एक टर्निंग पॉइंट मुझे निकालना है 8/3. तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में x की जगह मैं पुट कर दूंगा 8/3 एट x इज इक्वल्स टू 8/3. अब ये काम हमारा कैलकुलेटर आराम से कर सकता है. तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, इट्स 5 माइनस 8/3. ये हमारे पास इक्वेशन है x की, ठीक है ना. 5 माइनस 8/3 ब्रैकेट टाइम्स ब्रैकेट ये है 8/3 एंड देन प्लस 2 एंड होल स्क्वायर. ये हमारे पास आ रही है y की वैल्यू. तो जब हमारे पास टर्निंग पॉइंट होगा उस वक्त y का आंसर आ रहा है हमारे पास तकरीबन 50.8, ठीक है. 5 माइनस 8/3 एंड 8/3 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है. तो दैट विल बी 50.8 आ रहा है मेरे पास जब x मेरा टर्निंग पॉइंट पर है, 50.8. अच्छा, 8/3 की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है ये भी तरह देख लूँ मैं. 8/3 हमारे पास है 2.6, ठीक है. तो ये आ रहा है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.6. अब इसका मतलब ये होगा कि जब मेरे पास x पर 2.6 होगा, इस पॉइंट को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा. जब x पे मेरे पास 8/3 2.6 होगा तो उस वक्त मेरे पास कर्व की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज़ 50/3 जो मैंने निकाली है अभी, ठीक है ना. यहाँ कहीं होगा 20, तो यारी बात ऊपर ही होगा वो. तो अब मेरे पास इतने पॉइंट्स आ चुके हैं कि मैं अपना कर्व बना सकता हूँ, ठीक है ना. अब हमारे पास चूँकि ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव वाला है, तो हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा. अच्छा एक मिनट, ये मेरा पॉइंट थोड़ा टिल्ट हो चुका है, ये इधर कहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है. तो अब आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है जी. ये यहाँ पर आएगा, मीट किया टर्निंग पॉइंट था, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं. टर्निंग पॉइंट से ये जाएगा इधर, और इधर से मीट करेगा ये इस पॉइंट पर, एंड देन इस पॉइंट पे मीट करके ये ऐसा मुड़ जाएगा. तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा. आई नो कि बहुत अच्छा कर्व नहीं बना, बट एक रफली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ग्राफ कैसा बनाना है. ये टर्निंग पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास टर्निंग पॉइंट है, और मेरा इंटरसेप्ट पॉइंट हाईलाइटेड है.
तो ये मेरा स्केच वाला पार्ट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन k इज इक्वल्स टू दिस हैज़ वन डिस्टिंक्ट रूट ओनली। अच्छा जी, सिर्फ एक उसका डिस्टिंक्ट रूट हो। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन तो ऊपर पूरे y के बराबर है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी इस इक्वेशन से तो ये पूरा y है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये आपको एक हिंट दे रहा है कि भाई k बराबर है y, सही ना। y इक्वल टू के का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू के का मतलब ये है कि आपके पास जो k वाली बात ये कर रहा है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको उसने हिंट दे दी है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बननी चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ वन डिस्टिंक्ट रूट, सिर्फ एक दफ़ा वो कट करे, आपकी ऐसी लाइन हो। अब ज़रा इसको अपने ग्राफ पर देखें भाई, ऐसी लाइन कहाँ पर बन रही होगी आपके पास, ये ज़रा देखते हैं भी हम लोग। अब आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है अमूमन ये लाइन वहीं पर होती है हमारे पास। मैंने ब्लू से कर्व बनाया है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो यकीनन आपका ग्राफ ऐसा कहीं जा रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये जो लाइन वाली बात है ना, ये देखें। अब आप सपोज़ करें, मैं पहली बात तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, मैं लाइन दोबारा रब करूँगा। तो अभी ज़रा देखिएगा, मैं ये लाइन बना रहा हूँ, लेट सपोज़ फ्रॉम दी, चलें ये पिंक पर्पल जो भी है कलर आ गया। अगर मान ले मैं एक लाइन बनाऊँ ऐसे करके, ये लाइन कट कर रहा है कितने पॉइंट्स पर, ये लाइन कट कर रहा है 3 पॉइंट्स पर, नज़र आ रहा है ना आपको, 3 पॉइंट कट कर रहा है, 1 2 और 3। जबकि हमें ये बोला गया है कि भाई जो आपकी लाइन होगी वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई। अब ये तो वो लाइन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब मैं क्या कहूँगा आपसे, चलें ये लाइन नहीं हो सकती। अब मैं आपसे एक और लाइन बना के देखूँ। अगर मैं आपसे कहूँ एक लाइन बनाएं जो कि बिल्कुल इस पर टेंजेंट आए, ये लाइन बनाएं, बिल्कुल ये लाइन, ठीक है। अब ये लाइन अभी 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये टेंजेंट वाले पॉइंट पे कट कर रही होगी और एक इस वाले पॉइंट पे कट कर रही होगी जहाँ से ये लाइन ऊपर एक्सटेंड कर रही है। तो जब भी ये लाइन इस टेंजेंट से ऊपर जाएगी हमेशा कर्व एक पॉइंट पे कट किया जाएगा। सही है, बात समझ आई। क्या कहा मैंने, दोबारा देखते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जब ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, अभी तो देखें इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, जब मैं कर्व को एक्सटेंड करूँगा तो ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक यहाँ कट किया इसने और एक यहाँ कट किया, तो ये मेरे काम की लाइन नहीं है। अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं ये कहूँगा कि जब मेरी लाइन इस लाइन से, इस रेड लाइन से ऊपर बनेगी, मान ले मैंने एक लाइन बनाई, ऐसे बनाई, ऐसे बनाई एक लाइन मैंने, ठीक है। जब ये लाइन मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये हमेशा कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगी। तो पहली बात तो ये हुई कि मेरे पास जो के का आंसर हो सकता है, इट इज़ ग्रेटर देन माई टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट हम निकाल चुके थे, दैट इज़ 50.8। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था। जब भी के की वैल्यू उससे ऊपर जाएगी हमेशा कर्व एक पॉइंट पे कट करेगा। और दूसरी बात, अब आप ये देखें कि आपका ग्राफ जो एक्सिस के नीचे जा रहा है, यहाँ पर ये जा रहा है ग्राफ आपका, अगर आप यहाँ पर कर्व के नीचे कोई भी लाइन बनाओ तो वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरी वैल्यू आपके पास होगी के की, दैट इज़ लेसर देन 0 बिलो दी एक्स एक्सिस। बिलो दी एक्स एक्सिस जब भी आप लाइन बनाओगे वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। और ये दो हमारे पास के आंसर्स हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये के वाला कॉन्सेप्ट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, says find the coefficient of x8 in the expansion of 1 minus x square and 2x minus 1 upon x power 10। तो आपको चाहिए x पावर 8। x पावर 8 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपके पास एक्सपेंशन होगी बाइनोमियल की। सो वी हैव 2x माइनस 1 ओवर x टू द पावर 10। अब हम कहाँ तक एक्सपेंड करें, क्या हम इसको 1 से लेके 8 तक एक्सपेंड करें, तो ये तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमें x8 है, देखें यार आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सोचने वाला काम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी टर्म्स होंगी जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास x पावर 8 आए। दो टर्म, अगर मेरे पास यहाँ x7 हो तो मेरे फ़ायदे की है, और अगर x6 हो तो मेरे फ़ायदे की है, ऐसा ही है ना। क्योंकि जब 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो सॉरी x8 होना चाहिए, जब x8 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x8 आ जाएगा, और जब x2 मल्टीप्लाई होगा x6 से तो x8 आ जाएगा। तो मेरा जो अल्टीमेट गोल है अब वो इन दो टर्म्स की तरफ है कि मुझे x8 चाहिए और मुझे x6 चाहिए। अब हम अप्लाई करेंगे वर्किंग फार्मूला इंडिकेटेड टर्म का, दैट इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ये आपका वर्किंग फार्मूला आ गया, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे, चूंकि मुझे यहाँ 8 चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा भाई मुझे चाहिए यहाँ पर 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन इज़ वॉट, एन इज़ 10 कॉम्बिनेशन, इट विल बी 8 ए टू द पावर हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए इज़ 2x पावर 10 माइनस 8 2 एंड b इज़ वॉट, नेगेटिव 1 ओवर x पावर 8।
अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, एक्स की बात कर रहा हूँ, ये होगा एक्स पावर 2 और ये हो जाएगा एक्स पावर 8, ये तो आ जाएगा एक्स पावर -6। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें तो एक्स पावर 8 चाहिए था। तो उसके लिए अब आपका फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा यही होगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो पावर है वो 10 में से माइनस हो रही है। ऑलराइट, 10 में से माइनस हो रही है, तो मैं अब आपसे कहूँगा कि अब आप करें 10 आर की जगह अब आप लीजिए 1, 10 कॉम्बिनेशन 1। अब देखें इससे क्या होगा। तो आपने 10 कॉम्बिनेशन 1 किया, ए क्या है, ए इज़ 2x, 10 माइनस 1 इज़ 9 और b क्या आपके पास, b इज़ -1/x। अब अगर मैं x को देखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 कॉम्बिनेशन 1 10 होता है, इट विल बी 2 टू द पावर 9 x पावर 9 और ये वाला x जब ऊपर जाएगा दैट विल बी -1। आपको जो पावर चाहिए थी वो आपको मिल गई है, दैट इज़ 8, और नेगेटिव साइन जो बाहर था वो अपनी जगह एज इट इज़ आ गया। ठीक है, so now it will be 2 to the power 9 is what, 2 to the power 9 is 512, 512 times 10 it will be 5120 x power 8 with a negative sign। ये तो आ गया मेरे पास x पावर 8। अब आते हैं x पावर 6 पर, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। अब मुझे चाहिए पावर 6, दैट मीन्स नाउ आई नीड टू अप्लाई एन सी आर की जगह R2 हो जाएगा मेरा। सो 10 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल, ए क्या है मेरे पास 2x, 10 माइनस 2 हो जाएगा मेरे पास 8, b क्या है -1/x और ये हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई किया 10 C2, अभी हम देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, x की पावर 8 और ये हो जाएगा 1/x पावर 2। अब x की पावर क्या हो जाएगी, दैट विल बी x पावर 6, ये आ गया x पावर 6। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इट्स 10 कॉम्बिनेशन 2, 10 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 8, तो दैट इज इक्वल्स टू 11520 x पावर 6। तो मुझे जो दो नंबर चाहिए थे वो मैंने आराम से निकाल लिए, x पावर 6 भी आ गया, x पावर 8 भी आ गया। अब इसको इस फॉर्म में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरी फॉर्म क्या थी, मेरी फॉर्म थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर -5120x8 प्लस 11520x पावर 6। हमारा टोटली इंटरेस्ट ये था कि हमें x पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं कलर भी कर रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई होगा -5120 के साथ। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू -5120 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11520 के साथ, तो ये आएगा 11520। तो अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड कर लो, तो 11520 प्लस 5120 दैट सम अप टू 16640 -16640, so that is the coefficient of x power 8। Moving to the next one, write 3 log x minus 2 log y square minus 3 as a single log। देखिए जब भी आप लॉग का सवाल कर रहे हो ना, एक तो कोशिश करें कि लॉग से पहले कोई नंबर ना हो और जितनी आपके पास टर्म्स हैं सबके पास लॉग होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इन नंबर्स को पहले हटाऊंगा, तो ये बनेगा मेरे पास log x क्यूब, ये बन जाएगा मेरे पास log y टू द पावर 4 माइनस 3। अब 3 के पास चूँकि log नहीं है तो मैं 3 को एक log दे दूंगा गिफ्ट में, मैं कहूँगा ये ले लो तुम log 10, क्योंकि हमें पता है कि log 10 हमारे पास 1 ही होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x पावर क्यूब माइनस log y पावर 4, और जो हमने गिफ्ट दिया था 3 को, तो ये 3 वहाँ रख के उसके सर पे जाके बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 की पावर 3। ठीक है ना, अब फ़ायदा ये हुआ कि सबके पास log आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरे पास log एक्स क्यूब ऊपर रहेगा। अब ये दोनों नेगेटिव में, तो ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे मेरे पास, तो ये हो जाएगा 10 की पावर क्यूब एंड y टू द पावर 4। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 10 क्यूब क्या होता है 1000 एंड y टू द पावर 4, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, सॉल्व log 3x प्लस log 3x इज इक्वल्स टू 5/2। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि यार बेस क्या क्या मसला है। देखें यहाँ पर बेस चेंज है, जब बेस चेंज हो गई तो आपने अप्लाई करना है चेंज ऑफ बेस लॉ। ये log 3 तो ठीक है, इसको हम कह देंगे ऑल इज वेल, ये हमारे काम का है, प्लस ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे।
तो आपको ये पता होना चाहिए log a ऑफ b ये बराबर होता है 1 अपॉन log b ऑफ a। ये रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log और x और 3 अपनी जगह स्वैप कर लेंगे। तो ये आएगा log 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। अब इस log 3 ऑफ x से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही है ना। आप सब जानते हैं आपको पहले घबराना नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप log 3 ऑफ x से जिससे आपको घबराहट है उसको हटा के आप लिख दो यहाँ पर y। तो अब आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। तो क्वेश्चन दिखने में आसान हो गया। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, y और y का एलसीएम हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। यकीनन आप सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करना गलती से आता होगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 5y। और अब आपने जब इसको यहाँ तक पहुँचा दिया तो अरेंज भी कर लेंगे। तो ये आएगा -5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपने करनी है मिडिल टर्म ब्रेक। और जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक नहीं आती है वो कैलकुलेटर में करना सीख लें। कैसे करेंगे, पहले आप दबाएंगे मोड दबा के इक्वेशन जो कि नंबर 5 पर आ रहा है, और फिर आप जाएंगे नंबर 3 पर, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे अपने नंबर्स। पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है आपका -5 और तीसरा नंबर है आपका +2। मेक श्योर कि आपकी इक्वेशन हमेशा अरेंज होनी चाहिए। तो आपके पास y का पहला आंसर आ जाएगा 2 और दूसरा आंसर आपके पास y का आ रहा है 1/2। तो ये आपके दो आंसर आ गए y के। और ज़्यादा खुश ना हो जाइएगा कि आपने लिख दिया कि ये आंसर है, क्योंकि ये आंसर नहीं है। अब जो आपने सपोजिशन किया था उसको वापस यूज़ करेंगे। हमने कहा था कि log 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा log 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू y। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये होगा log 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू y की जगह 2, और यहाँ भी हो जाएगा log 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2। अब log को चेंज करना है इंडेक्स फॉर्म में, तो ये 3 है, 3 वहाँ जाके 2 के साथ चला जाएगा। तो ये रहेगा x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2, और ये रहेगा x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/2। दैट विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 9 and x is equals to 3 to the power 1/2। The answers हो गए। Moving towards the next one. That table shows the value of variable x and y which are related by the equation y equals to ab x square. Where a and b are constant, use the data to draw a straight line of l and y against x square. सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे x की जगह x स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2.25, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 6.25। इसी तरह अब आपने निकालना है, एक और कॉलम बनाया, उस पर आप लिख दें एल एन वाई। अब मुझे एल एन तो याद नहीं है वैल्यू उसका, वो निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आप निकालेंगे पहले एल एन ऑफ 2, एल एन ऑफ 2 दैट विल बी 0.693, 0.69। उसके बाद एल एन ऑफ 11.3, एल एन ऑफ 11.3 दैट इज इक्वल्स टू 2.42। उसके बाद एल एन ऑफ 128 दैट इज इक्वल्स टू 4.85, and lastly ln of 2.5 नहीं 2896 so that will be 7.97। ये आपकी सारी वैल्यूज़ के ln आ चुके हैं। अब आपने किन को प्लॉट करना है, आपने एक्स स्क्वायर को प्लॉट करना है अगेंस्ट एक्स ln y के। तो पहला पॉइंट क्या है, 1 पर आएगा 0.69, तो 1 पर 0.5 0.6 पूरा 0.7 के करीब करीब ये आएगा 0 पॉइंट पहला 1 पर आ गया। दूसरा 2.25 पर है 2.42, 2.25 एंड 2.42, 2.25 किधर होगा 2.1, 2.2, 2.25 यहाँ पर आएगा, और 2.25 पर आपकी वैल्यू क्या थी, 2.25 पर थी 2.42। तो 2.25 और 2.42, सो यहाँ कहीं आएगा आपका 2.42। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लूँ पहले। सारे पॉइंट यहाँ पे चारों प्लॉट कर लिए। मैं थोड़ा उसको जूम आउट करूँ ताकि एक पूरी क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए आपको पॉइंट्स की। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सॉरी ये आपको नज़र आ रहे होंगे चारों पॉइंट्स यहाँ पे मैंने प्लॉट किए हुए, छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपने कोशिश करनी है लाइन ड्रॉ करने की ऐसी। अब मेरे लिए लाइन को ड्रॉ करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होगा। आप कोशिश करें कि लाइन स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़रा मुश्किल है लाइन ड्रॉ करना, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास कुछ ऐसी लाइन बन रही है, इस पे पॉइंट आपके मिस हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे, तो मैं उसको हाईलाइट कर दूं। एक पॉइंट ये था हमारे पास, एक ये था, एक आई थिंक यहाँ था, और एक यहाँ था। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। तो ये हमने लाइन को प्लॉट कर लिया है, और अब मैं दोबारा अपने उसी पेज के फुल मोड पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ये आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, गिव योर आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर।
अब ये ए और बी पहले देखें आप, है क्या भाई ये ए और बी। अगर आप ए और बी को देखोगे तो आपको ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ए और बी क्या है। मतलब आपने अपनी इक्वेशन को ज़रा अरेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर। मैं ज़रा पहले इक्वेशन लिख लूँ यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर। जब आपके पास पावर में वेरिएबल आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है, सिंपल आपने दोनों साइड पर एल एन को अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर तो आपके पास सिंपल आ जाएगा प्यार मोहब्बत से एल एन वाई, लेकिन राइट साइड पर जब आप करोगे एल एन ऑफ ए बी और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स इसकी पावर है, ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगेगी एल एन की प्रॉपर्टी। एल एन क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर हो रहा होगा एडिशन, तो ये आएगा एल एन ए प्लस एल एन ऑफ बी एंड एक्स स्क्वायर। अच्छा, एल एन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एल एन पावर को एज अ कोफिशिएंट बना देता है, तो ये आएगा एल एन ए प्लस एक्स स्क्वायर एल एन बी। जो आपने ग्राफ बनाया है वो क्या बनाया है, उसमें आपके पास एल एन वाई है वाई एक्सिस पर, और एक्स पे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो बी है दैट इज़ बेसिकली योर ग्रेडियंट एंड दिस पार्ट इज़ योर वाई इंटरसेप्ट। ये आपको यहाँ से मिल चुका है। अब आपको निकालना है भाई यहाँ पर ग्रेडियंट। ऑलराइट, ग्रेडियंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं, आप पॉइंट से ग्रेडियंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेम वर्किंग फार्मूला। अगर अपने ग्राफ को यहाँ पर एक्सटेंड करूँ कि इसकी लाइन, अब ये काम आपने बिल्कुल स्केल से करना होगा, मैं इसको रफली कर रहा हूँ। तो मेरे पास इस वक्त वैल्यू आ रही है रफली अप्रॉक्सीमेटली 0.6 विद द नेगेटिव साइन। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया, मेरे पास एक पॉइंट आ गया नेगेटिव, नहीं एक्स पे तो ज़ीरो है, ज़ीरो एक्स पर है और वाई पर है -0.6, एक पॉइंट ये आ चुका है। और एक पॉइंट आप कोई और ले सकते हो। सो लेट सपोज दूसरा पॉइंट इसको ले लेता हूँ, या एक काम करते हैं हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। चलें एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखूँ तो ये आएगा मेरे पास 1.6, एक्स पर मेरे पास 1.6 आ रहा है और वाई पे मेरे पास आ रहा है 1.5। आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ले लें, फार्मूला अप्लाई करें, m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो 1.5 प्लस 0.6, 1.5 plus 0.6 and divided by 1.6. So you will get the value for gradient, it's 1.312. So m is 1.3125. ये आपके पास आ रहा है आपके m का आंसर, ठीक है। और आपका जो m था वो बेसिकली क्या था, वो आपका एल एन बी था, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी था। तो मैं इसको इक्वेट करूँगा, एल एन बी इज़ इक्वल्स टू 1.3125। तो एल एन की बेस क्या होती है हमारे पास, एल एन की बेस होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। तो अब आपके पास b का आंसर आ जाएगा, दैट विल बी e टू द पावर 1.3125। तो आप सिंपल कर लें, e टू द पावर आंसर that is equals to 3.715. So b is equals to 3.715, that is approximately equals to 4। ये आपके पास b का आंसर आ रहा है। अब आते हैं भाई y इंटरसेप्ट के ऊपर। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जो मैंने रफली यहाँ निकाला हुआ है। देखें मेरे आंसर वेरी कर सकते हैं क्योंकि मैं अपनी वर्किंग यहाँ पे वर्किंग रफली कर रहा हूँ। आप स्केल पेंसिल को यूज़ करने के बाद बताएंगे। तो मेरे पास जो y इंटरसेप्ट यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ -6। तो मैं कहूँगा अपने हिसाब से कि c मेरे पास आ रहा है -0.6, ये y इंटरसेप्ट आ रहा है, और आपका y इंटरसेप्ट बराबर है एल एन ऑफ ए के। तो आप बोलोगे एल एन ए इज इक्वल्स टू -0.6। जो आपके पास वैल्यू आ रही है ग्राफ से वो वैल्यू आप यहाँ प्लेस करोगे, और यहाँ भी आपके पास बेस ई होती है, तो आप बोलोगे ए बराबर होगा मेरे पास ई टू द पावर -0.6 के। तो इसका भी आंसर निकालते हैं, ई टू द पावर -0.6 दैट इज इक्वल्स टू 0.545। सो 0.5, दैट इज़ द वैल्यू फॉर योर ए। ऑलराइट, माई आंसर्स माइट बी वेरी, क्योंकि मैं अपना काम रफली कर रहा हूँ। आप अगर इसको एक्यूरेट करोगे, स्केल से करोगे, तो आपके आंसर एक्यूरेट ही आएंगे, ठीक है ना। बट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर एम एंड सी फ्रॉम द ग्राफ। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 1.75। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पर भी देखें बात कर रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y। करेंगे बहुत सिंपल है, आपके पास आपकी इक्वेशन क्या थी, आपकी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ए बी टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आपके पास ए और बी का आंसर तो आ चुका है, तो मैं उन्हीं वैल्यू को प्लेस करूँगा। तो ये मेरे पास आएगा, ए की जगह आ जाएगा मेरे पास 0.5,
b की जगह मैं लिखूँगा 3.71 या फिर 4 ले लेते हैं उसको, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरे पास 1.75 और इसका स्क्वायर ये है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे भाई, आप देखें 1.75 का आपने स्क्वायर किया, ये तो हो गया, और ये 4 की पावर है तो 4 की पावर आपने यहाँ पर आंसर कर दिया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 34.89 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 35। तो ये हमारे पास इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। एस्टिमेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज़ 20। ऑलराइट, अब आपके पास वाई की वैल्यू 20 आ गई। इक्वेशन आपको पता है वाई इज इक्वल्स टू ए 0.5, बी इज़ 4 एंड एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर वाई की जगह लिखा 20, so that will be 20 is equals to 0.5 times 4x square, 0.5 वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, that leads to 40 is equals to 4 and x square. Alright, now you need to apply both sides ln here, so that will be equals to, क्या लिखूंगा सिंपल, ln यहाँ भी अप्लाई कर दिया, ln मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया ताकि मेरी पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास ln ऑफ 40 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा एंड दैट लीव्स टू ln ऑफ 4। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, बहुत सिंपल है, ln 40 डिवाइडेड बाय ln 4 और इसका रूट ले लोगे आप क्योंकि आपको x निकालना है। सो x इज इक्वल्स टू 1.63, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ऑलराइट, आई होप कि क्लियर हो गया आपको, ये इजी क्वेश्चन था। Alright, moving towards the next question. It's question number 6. Given that f double prime of x is equals to 5x plus 2 to the power minus 2 over 5, f prime of x is 6 is given, f of 6 is given, find an expression for f of x. Alright, तो आपके पास ये जो दिया हुआ है दैट इज योर डबल डेरिवेटिव, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ दैट इट इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 ओवर 5। ऑलराइट, अब आपने तो यहाँ से निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप क्या करोगे, यू नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन हेयर। तो जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5x प्लस 2। अच्छा, इंटीग्रेशन में हम करते क्या हैं, हम सबको पता है दैट यू नीड टू ऐड 1 इन द पावर, तो ये आएगा माइनस 2 ओवर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 ओवर 5 प्लस 1, ये तो पावर आ गई आपके पास। उसके अलावा कि आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है मेरे पास 5, तो यहाँ पर 5 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गई आपकी इंटीग्रेशन, और आएगा यहाँ पर आपके पास प्लस सी। अब अगर मैं इसकी पावर को सॉल्व करूँ तो ये आएगा मेरे पास 5x प्लस 2 टू द पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 एंड देन प्लस सी अगेन इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। ऑलराइट, अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, 5 को और 5 को आपने कैंसिल कर दिया। अब हम वैल्यू प्लेस करते हैं, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना है, इट्स 17 ओवर 3, जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपके पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया 17 ओवर 3। ये कब आएगा, जब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, x इज 6। जब भी आपको दिया हुआ है कि x की जगह आपने लिखना है 6, सो 6 प्लस 2 टू द पावर 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस सी। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सो 5 6 जार 30, 32 टू द पावर 3 ओवर 5 ओवर 3 इज इक्वल्स टू 17 ओवर 3 प्लस सी। ऑलराइट, हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो ये आपके पास है 32 टू द पावर 3 अपॉन 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल्स टू 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 एंड 17 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आंसर, तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 3। ऑलराइट, अब सी के आने के बाद आपने क्या करना है, यू नीड टू प्लेस द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 टू द पावर 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 3, ये आपके पास आ गया। अब आपने इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है क्योंकि आपको y निकालना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रल तो हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 टू द पावर, अब यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, दैट विल बी 3 ओवर 5 प्लस 1, जो कि बराबर होगा आपके पास 8 ओवर 5 के, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपके पास 8/5 डिवाइडेड बाय होल पावर 8/5। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 5 और आपके पास ये 3 भी लिखा हुआ है, तो ये 3 तो ऐसे इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपने इंटीग्रेट कर दिया प्लस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3x और एक और कांस्टेंट आपको चाहिए तो इस टाइम हम लेंगे d को अपने साथ। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। That will be equals to 5x plus 2 to the power 8/5 divided by 3 8s are 24 plus 3x plus d is equals to y। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि y is 26/3 when x is 6। तो आपके पास y की जगह आ जाएगा 26/3 और x की जगह आपने क्या प्लेस करना होगा, इट विल बी 6 plus 2 divided by 24 with the power of 8/5। ठीक है, प्लस 3 और x की जगह आएगा आपके पास 6 एंड देन प्लस d। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 30 5 6 30 32 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5। ऑलराइट, ये आ गया आपके पास ब्रैकेट, ये डिवाइड हो रहा है आपके पास 24 से और इसमें हम ऐड करेंगे 18 को, तो ये हमारा बन जाएगा राइट साइड पर 86/3 प्लस डी और लेफ्ट साइड पे लिखा है 26/3। अब आपने सिंप्लीफाई किया इसको, सो दैट विल बी 26/3 माइनस आंसर इट इज इक्वल्स टू 20 विद द नेगेटिव साइन, so d is -20। आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में आपने d की वैल्यू प्लेस कर देनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 3x एंड नेगेटिव 20। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ कर्व जो कि आपको फाइंड करने को कहा था, ये आपका आंसर है। राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। It's question number 7 from the topic permutation and combination. A 5-character password is to be formed from the following 13 characters. Letters, numbers and symbols all are given. No character may be used more than once in any password. तो आपके पास repetition allowed नहीं है. Find the number of possible passwords that can be formed. Alright. आपको 5 character का एक पासवर्ड बनाना है। आपके पास टोटल कितने characters हैं लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास letters जो है वो 5 हैं, हमारे पास numbers जो है 1 2 3 4 5, ये भी हमारे पास 5 हैं और symbol हमारे पास 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास टोटल 5 5 10 13 मेरे पास टोटल ऑप्शंस हैं और उन 13 में से मैंने 5 को लेके एक पासवर्ड बनाना है। सो 13P5 देख लेते हैं हम लोग अभी कितना आंसर आता है। 13 एंड P एंड 5 दैट इज इक्वल्स टू 15440 15440। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, राइट, आफ्टर दैट सेकंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड दैट कंटेन एटलीस्ट वन सिंबल। एटलीस्ट मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक सिंबल तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो होता है हमारे पास। ठीक है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन में से हम माइनस कर देंगे इफ़ देयर इज़ नो सिंबल, ये हम लोग करेंगे। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें हमेशा सिंबल होना चाहिए। ठीक है ना, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितना है हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ 13P5 जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, माइनस अगर कोई भी सिंबल नहीं होगा तो हमारे पास जो ऑप्शन होंगे वो होंगे 10 और इन 10 में से हमें 3 चाहिए होंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10P3। तो आपके पास 10P3 का आंसर क्या है, 10P3 नहीं 10P5 क्योंकि हमें 10 में से कोई 5 चाहिए होंगे। सो 10P5 इट इज़ इक्वल्स टू 30240। इसको हम माइनस कर रहे हैं 15440 में से। ठीक है, सो 15440 माइनस आंसर इट इज इक्वल्स टू 12420। ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, given that 16 times n combination 12 equals to n minus 10 times n plus 1 combination 11, find the value of n। यहाँ पर आपने इस NCR के फॉर्मूले को ब्रेक करना है। आपके पास वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है NCR का, पहले आपको ये पता होना चाहिए। NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यही चीज़ आपने अप्लाई करनी है n कॉम्बिनेशन 12 पर, तो दैट विल बी 16 मल्टीप्लाई बाय
n कॉम्बिनेशन 12 पे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 12 फैक्टोरियल, ये आ गया इज इक्वल्स टू n माइनस 10 अपनी जगह। अब यहाँ पर ये लिखा है n प्लस वन, तो पहले आप लिखेंगे n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, और अब ब्रैकेट में क्या आएगा उससे एक कम, दैट मीन्स n प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल। ये आपने पूरा फॉर्मूला ब्रेक कर दिया। अब इसमें जो जो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं हम उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ 16 इंटू, अच्छा n का मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल का, इट इज़ n इंटू n माइनस वन। अच्छा करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमें जाना है n माइनस 12 तक, तो n माइनस वन हो गया, फिर n माइनस टू हो गया, करते करते n माइनस टू, 3, 4, 5, कहीं ना कहीं आ रहा होगा n माइनस 12 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 12 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n माइनस 10 ब्रैकेट n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा जहाँ पर याद रखें, यहाँ पर ये 1 नहीं है, ये आपके पास 11 है, तो मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 11, हाँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा n माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अच्छा जी अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है हमारे पास, पहली चीज़ n माइनस 12, n माइनस 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 10 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये ऊपर जो आ रहा है आपके पास, ऊपर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस n प्लस वन को ब्रेक करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ देखें अब आप, ये हो जाएगा n माइनस 10, n प्लस वन अपनी जगह रहेगा, फिर आएगा एक कम n, फिर आएगा एक और कम n माइनस वन, फिर आएगा n माइनस टू, करते 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 जा रहा होगा ये n माइनस 10 फैक्टोरियल के ऊपर डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 10 फैक्टोरियल। तो आपके पास यहाँ पर n माइनस 10 और n माइनस 10 हो गया कैंसिल, ऑलराइट। अच्छा अब अगर हम लेफ्ट और राइट को कंपेयर करें तो यहाँ भी बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है हमारे पास, n माइनस वन एंड n माइनस टू, और ये करते करते जा रहा था n माइनस 12 तक, तो मतलब यहाँ पर n माइनस 11 तक जा रही होंगी वैल्यूज़, क्योंकि 12 वाला तो आपका कैंसिल हो चुका है डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। अब आप ये देखो कि यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होता हुआ नज़र आएगा आपको, देखें जिस तरह n से n चला गया, n माइनस वन से n माइनस वन, n माइनस टू से n माइनस टू, और ये जा रहा होगा n माइनस नाइन तक, इससे पहले होगा हमारे पास n माइनस नाइन, ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास होगा n माइनस नाइन, तो ये यहाँ तक कैंसिल हो गए सारे नंबर्स, ठीक है ना। n माइनस 10 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा n माइनस 10। तो फाइनली आपके पास लेफ्ट ओवर आइटम क्या क्या बच रहे हैं, अब आप ये देखें आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर आपके पास आएगा 16 इंटू n माइनस 11, वो किसी से कैंसिल नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास सिर्फ n प्लस वन, बाकी सब कैंसिल हो चुका है, और डिवाइड में हो गया 11 फैक्टोरियल। यहाँ तक आने के बाद अब सवाल को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है ना। अब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, दैट लीड्स टू 16n माइनस 16 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय, ये हो रहा है 11 फैक्टोरियल से इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यहाँ पे 12 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिखूँ, 12 फैक्टोरियल की जगह आप लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल, तो ये एक ही बात है कि इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल आपका हो गया कैंसिल आउट। अब क्या हो जाए 16n माइनस 16 टाइम्स 11 इज इक्वल्स टू 176 इज इक्वल्स टू, ये बचा आपका 12, तो 12n प्लस 12। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, 16 माइनस 12 एंड इट इज़ 4n इज इक्वल्स टू 176 प्लस 12 इट इज इक्वल्स टू 188, and lastly you need to divide by 4, 188 divided by 4 is equals to 47, so the value for n is 47। अब इस पूरे सवाल को सॉल्व करते हुए आपका मेन कंसर्न होना चाहिए एक्सपेंशन ऑफ दीज फैक्टोरियल साइंस। याद रखिएगा अगर कभी लिखा हुआ होता है n माइनस 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है ये n माइनस 10, n माइनस 11, और ऐसे ये चलता रहेगा। कब तक लेके जाएंगे इसको,
जब तक कि हमारे पास ये कैंसिल वाला इफेक्ट नहीं आ रहा हो। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, n फैक्टोरियल को कहाँ तक रखेंगे हम, n-12 तक। क्यों? ताकि ये n-12 और n-12 हमारा कैंसिल हो जाए। तो ये इसकी एक सिंपल सी अप्रोच होती है कि आपने कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है। To moving towards the next question, question number 8, diagram shows part of the curve y equals to 2 minus 3 over x minus 1 and the straight line 6y is equals to 9 minus 2x. The curve intersects the x-axis at point A and the line at point B. The line intersects the x-axis at point C. Find the area of the Schur region. Give your answer in the form of P plus L and Q, where P and Q are rational numbers. All right. तो सबसे पहली बात, आपको ए का कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ए मेरे पास लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन है आपके कर्व की y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, आप यहाँ पर सिंपल y को प्लेस कर दोगे 0। सो 0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। So that will be 2 is equals to 3 divided by x minus 1. X minus 1 is equals to 3 upon 2 and x is equals to 3 upon 2 plus 1. 3 upon 2 plus 1, it is equals to 5 over 2. ये आपके पास आ गया a के कोऑर्डिनेट्स। a का आंसर मैं लिख सकता हूँ that a is 5 upon 2, 0। ऑलराइट, पहला पार्ट तो हमारा आ गया। अब आते हैं सी के ऊपर। ऑलराइट, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का भी मसला ये होगा कि सी हमारे पास एक्स पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होगा। तो सी की आपको लाइन की इक्वेशन मालूम है, 6y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। 6y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x, यहाँ पर आपने y को 0 प्लेस कर दिया। सो 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x एंड x इज इक्वल्स टू 9 ओवर 2। तो ये आपके पास सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9 ओवर 2, 0। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आते हैं बी के ऊपर। अच्छा, बी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर आप बी को फोकस करो तो बी इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व। जब ये दो पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो आपने दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपके पास पहली इक्वेशन है, अच्छा यहाँ से अगर मैं बनाऊँ y को सब्जेक्ट, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x ओवर 6। तो यहाँ दोनों साइड पर मैं y को आपस में इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, तो b के लिए हो जाएगा, पहला y क्या है मेरे पास 9 माइनस 2x ओवर 6 और दूसरा y क्या है मेरे पास 2 माइनस 3 ओवर x माइनस 1। ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दैट विल बी 9 माइनस 2x ओवर 6 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर x माइनस 1, तो ये आएगा 2x माइनस 2 माइनस 3। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 9 minus 2x divided by 6. We can start with the cross multiplication. So 9 minus 2x multiply with x minus 1 is equals to 2x minus 5 times 6. ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका। अब आपने इसको क्रॉस एक्सपेंड किया, 9x minus 9 minus 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x is equals to 12x minus 6 5 are 30। पूरी इक्वेशन को शिफ्ट किया तो 2x वहाँ गया तो 2x स्क्वायर हो गया। 12x माइनस 2 10, 10 माइनस 9 1 तो प्लस x हो गया, माइनस 30 प्लस 9 इट्स माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ तक आने के बाद हम सिंपल इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास a इज़ 2, b इज़ 1 एंड c इज़ नेगेटिव 21। सिंप्लीफाई किया, आपके पास b का कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 एंड माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है ना। अब आपके पास जो b है इसकी प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव साइड पर है, तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा 3। b का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, y कोऑर्डिनेट मुझे अभी नहीं पता। आपको b का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप लाइन की इक्वेशन में प्लेस कर दो x की वैल्यू। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x अपॉन 6। सो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x ओवर 6, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन थी और आपने x की जगह प्लेस कर दिया सिंपल 3। सो दैट लीड्स टू 9 माइनस 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाय 6, 9 माइनस 6 3 अपॉन 6, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो आपके b के कोऑर्डिनेट्स आ गए सिंपल 3, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास a, b और c तीनों के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं इसके शेयर रीजन के ऊपर। अगर आपको उसका शेयर रीजन निकालना है तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं b से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ऑलराइट,
डी से एक लाइन ड्रॉ कर दी तो आपके पास दो एरियाज आ गए। एक एरिया आपका ये आ रहा है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, और दूसरा एरिया आपका ये बन रहा है, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और यू कैन से एरिया अंडर द लाइन। दो आपके पास एरिया आ गए, ठीक है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ कर्व से। तो आपकी कर्व की इक्वेशन क्या है? आपके पास कर्व की इक्वेशन है, सॉरी, आपके पास कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेट हमने करना स्टार्ट किया इसको, और हमारे पास लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स हम देखते हैं यहाँ पर a 5/2 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या था? हमारे पास 3 था। तो हमारे पास लिमिट्स आ रही हैं फ्रॉम 5/2 टू 3। ये आपकी लिमिट्स हैं। अब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल ऑफ 2 इज 2x माइनस 3, x माइनस 1, देखिए पावर लीनियर है, तो ये आपके पास बनी ln की इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू ln ऑफ x माइनस 1 एंड अप्लाई द होल लिमिट्स, इट्स 5/2 एंड 3। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आपने पुट किया अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है? 3 है, तो 2 टाइम्स 3 माइनस 3 ln ऑफ 3 माइनस 1 2, अपर लिमिट हो गया आपका माइनस। अब लोअर लिमिट पर आते हैं। लोअर लिमिट पर आपकी एक्स वैल्यू क्या है? 5/2, तो ये आएगा 2x की जगह आएगा 5/2 माइनस 3 ऑफ ln ऑफ 5/2 माइनस 1। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड नेगेटिव 1, इट विल बी 3/2, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 3/2। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जहाँ तक हो रहा है 2 3 जार 6 माइनस 3 ln ऑफ 2। अब उसने आपको कहा है कि आपने आंसर जो देना है अपना वो रेशनल नंबर्स की फॉर्म में देना है। ln को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ln को सॉल्व करूँगा तो आंसर मेरा डेसिमल में आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया 3 ln ऑफ 2 माइनस, ये कैंसिल हुआ, दैट लीड्स टू 5 माइनस 3 ln ऑफ 3/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस, ये पावर बन जाएगा, दैट लीड्स टू ln ऑफ 8 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा, दैट लीड्स टू ln ऑफ 3/2 का क्यूब हो जाएगा, दैट लीड्स टू 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 8। तो 6 माइनस 5 इट्स 1 प्लस ln ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 8 माइनस ln ऑफ 8। हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये हो जाएगा 1 प्लस ln ऑफ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसका मतलब डिवीजन होगा, तो 27/8 डिवाइडेड बाय 8, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ln ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 64। ये तो आ गया एरिया अंडर द कर्व। अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले पार्ट पे, ठीक है ना। वो करना काफ़ी आसान है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट देखें यहाँ पर, ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर बेस। तो बेस क्या हो रहेगी? 9/2 मतलब 4.5, सो 4.5 माइनस 3, ये आपकी बेस हो गई। और हाइट क्या है आपके पास? द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी वो हम निकाल चुके थे। बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था हमारे पास? इट इज़ 1/2, दैट विल बी द हाइट ऑफ ट्राइंगल 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4.5 माइनस 3 इट्स 1.5, सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 2 4, it leads to 3/8. So the area of a triangle is 3/8. Alright, for shaded area of the region, all you need is add these two. Alright, so that will be equals to area of the total. It is 1 plus ln of 27/64। ये आपका आंसर आ चुका था। इसमें आपने सिंपल ऐड करना है 3/8। तो अब आपके पास ये नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सो 1 प्लस 3/8 प्लस 1, it is equals to 11/8. So the area of the shaded region is 11/8 plus ln of 27/64। ये आपका आंसर है। Alright, moving towards the next question. Question number 9 from the topic vectors. A particle P have position vector given at time t seconds t is greater than equal to 0. Write down the initial position of vector P. Initial का मतलब क्या होगा? जब आपका टाइम की वैल्यू क्या थी? 0 थी, तो आपने टाइम की जगह 0 प्लेस कर दिया, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ 2 and 5, दैट इज द इनिशियल पोजिशन जब आपका टाइम 0 था। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट वन, फाइंड द स्पीड ऑफ P। ऑलराइट, तो ये जो आपको दिया हुआ है ये आपके पास पोजिशन वैक्टर है। ऑलराइट, अब ये कह रहा है स्पीड फाइंड आउट करने को। अगर हम फोकस करें जो हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2 + 12t
एंड 5 माइनस 5t। देखें स्पीड यहीं छुपी हुई है, कैसे छुपी हुई है देखें। आपके पास ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस। कैसे कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक 12 है और एक t है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दैट मीन्स कि ये जो आपको दिया हुआ है ये आपकी स्पीड है। स्पीड निकालने का मैग्नीट्यूड कह रहा है आपको, कोई मसला नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑल यू नीड इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट इट 13। ये आपका आंसर आ गया। डिटरमाइन वेदर पी पास टू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 158 एंड -48। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पी जो है वो इससे पास कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए पी का अपना पोजीशन वेक्टर क्या है, 2 + 12t एंड 5 - 5t। ये पी का अपना पोजीशन वेक्टर है। हमें सेटिस्फाई करना है कि वो इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे, दोनों से टी की वैल्यू निकालेंगे। अगर टी सेम आता है इसका मतलब है कि पास कर रहा है, वरना नहीं पास नहीं कर रहा। सो 2 + 12t इज इक्वल्स टू 158, ये एक इक्वेशन बनेगी। एंड 5 - 5t इज इक्वल्स टू -48, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई किया आपने, 12t इज इक्वल्स टू 158 - 2 इट्स 156 एंड t इज इक्वल्स टू 156 डिवाइडेड बाय 12। ये आपका पहले का आंसर आ गया, दैट इज 13। अगर दूसरे t का भी आंसर 13 आ गया तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन देखते हैं अब, दैट लीड्स टू 5 + 48 इज इक्वल्स टू 5t। सो 5 + 48 इज 53 डिवाइडेड बाय 5 लीड्स टू 10.6। तो ये आ जाएगा t आपके पास 10.6। क्योंकि आपके पास t सेम नहीं है तो हमारे पास स्टेटमेंट ये हो जाएगी कि ये पार्टिकल पास नहीं कर रहा। सो वी कैन से दैट पार्टिकल P does not passes from या पोजीशन वेक्टर 158 एंड -48। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। Diagram shows the triangle OAC. The point B lies on AC such that AB ratio AC is 1:4. Given that OA is A and OB is B and OC is C, find C in terms of A and B. तो आपको C निकालना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B, और आपको दिया हुआ क्या है, AB और AC का रेशो। तो अगर AB आपके पास 1 होगा तो A से लेके C, मतलब ये पूरा आपके पास कितना होगा, ये पूरा आपके पास 4 होगा। तो इसके हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि जो B से लेके C तक का रेशो मेरे पास होगा दैट विल बी 3। सिंपल, आपने फॉर्म में से 1 को माइनस कर दिया। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये AB का वेक्टर क्या है। सो फर्स्ट फाइंड आउट द वेक्टर फॉर AB। ऑलराइट, सो AB इज व्हाट, AB इज व्हाट, इट विल बी -A + B। ये आपके पास AB आ गया। ऑलराइट, अब मुझे AB की हेल्प से BC निकालना है। तो मैं यहाँ पर रेशो और वेक्टर को कैसे कनेक्ट करूँगा देखें। मैं लिखूँगा एक तरफ मेरे पास रेशो है और एक तरफ मेरे पास वेक्टर है। जब मेरे पास रेशो 1 था तो मेरा वेक्टर AB था, दैट इज B - A, यह निकाल चुका हूँ। जब मेरा रेशियो 3 होगा तो मेरा वेक्टर B और C होगा जो मुझे निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो BC इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ B - A। ये मेरा वेक्टर B और C आ गया। ऑलराइट, हमें तो निकालना है C। C क्या है, C है OC। अब अगर मैं आपसे कहूँ भाई OC निकालना है, O से लेके C जाना है, बहुत सिंपल है। पहले हम जाते हैं O से लेके B, तो हमने कवर किया B, और फिर हम जाएंगे फ्रॉम B टू C, दैट लीड्स टू 3 टाइम्स ऑफ B - A इज इक्वल्स टू OC, दैट इज C। सॉल्व कर देंगे इसको। सो B + 3B - 3A, B + 3B 4B - 3A इज इक्वल्स टू C। ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल C का। Moving towards the next question. It is given that 2 + cos theta is equals to x for 1 and 3, x between 1 and 3, and 2 cosec theta is equals to y for y greater than 2. Find y in terms of x. Alright, we need to find the value for y in terms of x. तो मुझे x दिया हुआ है 2 + cos theta and y दिया हुआ है 2 cosec theta. I will use this equation and make cos theta subject here. So it's 2 + cos theta is equals to x. So we can say that cos theta is equals to x - 2. Alright, यहाँ पे 2 cosec theta is equals to y, तो हम ये कह सकते हैं that 2 over sin theta is equals to y. Alright, अब आपके पास होती है एक आइडेंटिटी which says that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. अब आप यहाँ पर अगर cos को बनाओ सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा cos square theta is equals to 1 - sin square theta। सही है, cos square theta पे आपने अप्लाई कर दिया रूट दोनों साइड पर,
रूट अप्लाई कर दिया, दैट विल बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आपके पास है x माइनस टू, सो x माइनस टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आप साइन स्क्वायर को अलग करो, so you need to apply squaring on both sides. So you will get x minus 2 with the square is equals to 1 minus sin square theta. अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं साइन को बनाऊं सब्जेक्ट, दैट विल बी 2 ओवर वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। तो अब ये हो जाएगा आपके पास x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2 ओवर वाई होल स्क्वायर, ऑलराइट। So I can say that after this one, that 2 over y whole square is equals to 1 minus x minus 2 whole square. Just मैंने इसको अरेंज कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। 4 divided by 1 minus x minus 2 whole square is equals to y square. Simplify कर लिया और and at last we need to apply root on both sides. So we can say that y is equals to 4 का रूट हो जाएगा 2 divided by under root of 1 minus x minus 2 whole square. ये आपका आंसर हो जाएगा। Moving towards the next one, it says solve the equation 3 cos psi over 2 is equals to root 3 sin psi over 2 और आपको रेंज दिया -4 पाई से लेके +4 पाई, ऑलराइट। पहले आपने करना है इसको अरेंज, तो मेरे पास लिखा हुआ है 3 cos psi over 2 is equals to under root 3 sin psi over 2, ऑलराइट। तो 3 अपनी जगह रहा, रूट 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 ओवर रूट 3 इज इक्वल्स टू साइन साई अपनी जगह रहा और cos हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट लीड्स टू cos psi over 2, ऑलराइट। ऑन cos क्या हो जाएगा, दैट विल बी tan psi over 2 is equals to 3 over under root 3। अब सबसे पहला काम ये करना है कि अपने कैलकुलेटर को आप लेकर आ जाइएगा रेडियन मोड पर, ठीक है ना। 10 आपके पास क्या है, 10 आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव 10 कहाँ कहाँ होता है, पॉजिटिव 10 या तो फर्स्ट में होता है या फिर थर्ड में होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 बनाऊंगा, मेरी रेंजेस जो हैं वो क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी मौजूद है, ठीक है। तो पहला काम तो कैलकुलेटर को लेके जाएंगे अपने रेडियन मोड के ऊपर, तो ये आ गया रेडियन मोड पर। अब आपने किया 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 एंड उसका आपने करना है 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स ऑफ आंसर इट्स 1 ओवर 3 पाई। तो आपके पास जो अल्फा आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू पाई ओवर 3 रेडियन। पहले मैंने अपना काम क्या किया, मैंने अपने अल्फा को हाईलाइट किया, पाई ओवर 3, पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 एंड पाई ओवर 3, ऑलराइट। एक दफ़ा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो अल्फा मेरे पास क्या रहेगा, थीटा, थीटा इज पाई ओवर 3 और ये आएगा मेरे पास पाई प्लस पाई ओवर 3 दैट इज इक्वल्स टू पाई ओवर 3 एंड 3 पाई प्लस पाई इट्स 4 पाई ओवर 3, ऑलराइट। और अगर मैं जाऊंगा क्लॉकवाइज मूवमेंट पे तो मेरे पास ये वाला जो थीटा होगा दैट विल बी माइनस पाई प्लस पाई ओवर 3 और जो ये वाला थीटा आएगा इट विल बी -2 पाई प्लस पाई ओवर 3। So you will get -3 pi plus pi, it's -2 pi over 3 and -6 pi plus pi -5 pi over 3। अच्छा जी, ये तो आपकी थीटा की वैल्यूज आ रही है ना, हमारे पास तो एंगल जो था वो था साई ओवर 2, तो अब हम साई ओवर 2 से इक्वेट करेंगे तमाम वैल्यूज को। सो साई ओवर 2 इज इक्वल्स टू पाई ओवर 3, 4 पाई ओवर 3, -2 पाई ओवर 3 एंड -5 पाई ओवर 3। साइन निकालने के लिए 2 जो है वो सबसे आगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 2 जो डिवाइड हो रहा है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो साई इज इक्वल्स टू दैट इज 2 पाई ओवर 3, दैट विल बी 8 पाई ओवर 3, दैट विल बी -4 पाई ओवर 3 एंड लास्टली इट विल बी -10 पाई ओवर 3। ये आपके 4 आंसर्स होंगे फाइनल साई के। तो यहाँ पर ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, कमेंट अपना, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको ASAP रिप्लाई कर दूँ इसका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे, कोई आपको सवाल आपको क्लियर हो गया हो तो उसको सब्सक्राइब